हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, फिर से हाजिर हूँ इतिहास पढ़ाने के लिए। और हम पढ़ रहे हैं हमारी सिलेबस का 7th चैप्टर और आज हम उसे खत्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। कल हम लोगों ने धार्मिक केंद्र इसका टॉपिक पढ़ा था, उसके पहले राजकीय केंद्र पढ़ा था। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको अच्छे से देखें और अपनी तैयारी करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप चैनल को। स्टार्ट करें हम आज का वीडियो, आज का क्लास अपना विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का हमारा टॉपिक और लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, महल, मंदिर और बाजारों का अंकन। आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर लिखा है। आपकी बुक में ये टॉपिक एज इट इज दिया गया है, लेकिन क्या पढ़ना है हमें इसमें पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। महल, मंदिर और बाजारों के अंकन में ये बताया गया है कि इतिहासकारों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के जो भी स्थान या जो भी इतिहास उन्होंने लिखा है, पुरातत्ववेत्ताओं ने जो जानकारी दी है वो उन्होंने किस तरीके से दी, कहाँ से उन्हें एकत्रित की चीजें, और हमको जब पता चला तो हमें कैसे पता चला। तो इन शॉर्ट ये है एक स्रोत का टॉपिक। अगर हम इसको कहें कि विजयनगर साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, तो वो इसकी जगह हम रख सकते हैं। तो इसके अंदर ये हमें बताया गया है कि किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का सर्वेक्षण किया गया। तो सबसे पहले जो इसके स्रोत है जानकारी के, उसमें जो चीजें हम लोगों को मिली हैं, कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं जो कि पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा निकाले गए हैं। उन्हीं के द्वारा निकाले गए हैं डेफिनेटली, क्योंकि उस समय तो फोटोग्राफी नहीं चलती थी। उसके अलावा मानचित्र बनाए गए हैं पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा। मूर्तियां भी हमें यहाँ पर कुछ मिली हैं, मूर्तियां भी मिली हैं। और इन्हीं सब चीजों से मिलजुल कर जो जानकारियां हैं वो हमें मिली हैं। कुछ यहाँ के रेखा चित्र भी बनाए गए हैं। अब ये तो हो गए स्रोत। विजयनगर साम्राज्य में जब ये सब चीजों को खोजा गया, हम्पी को खोजा गया, तो फिर इसका सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया। अब क्योंकि हम सिर्फ सर्वेक्षण पर बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो सर्वेक्षण किसने किया और उस समय ये किसके अंडर में इसको सर्वेक्षित किया गया। यहाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ सन हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला आपका पॉइंट यहाँ पर सर्वेक्षण से रिलेटेड हम लिख लेते हैं। ये अंकन, ये स्रोत के अंतर्गत चीजें आ जाएंगी। और फिर मैं कुछ आपको पॉइंट लिखवा रही हूं, उसको ऐसे कैसा आपको याद करना है। पहला पॉइंट है यहाँ पर 20वीं शताब्दी में जो सर्वेक्षण किया गया किसके द्वारा, ये जो स्थान था हम्पी स्थान, ठीक है, 20वीं शताब्दी में इस स्थान का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट है इंडियन, जो भारतीय पुरातत्व है उसका ये डिपार्टमेंट है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दूसरा कर्नाटक पुरातत्व सर्वेक्षण एवं संग्रहालय विभाग। तो 20वीं शताब्दी में इस स्थान का सर्वेक्षण नहीं, संरक्षण आएगा यहाँ पर।
इस स्थान का संरक्षण किसके द्वारा किया गया? किसने? भाई कोई भी संरचना हमको जब मिल जाती है, कोई भी पुरातत्व से रिलेटेड जगह हमको जब मिलती है, स्थान मिलते हैं, तो फिर उस जगह का संरक्षण करना पड़ता है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो उसका महत्व नहीं समझते हैं और वो उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि हड़प्पा का जो स्थान था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। वहां के जो स्थानीय लोग थे वहां के ईंटों को उठाकर ले जाते थे अपने यूज के लिए, और जो भी कुछ उनको वहां पर ऐसा लगता था जो उनके यूज का सामान है तो वो उठाकर ले जाते थे, बिना ये समझे कि ये पुरातत्व की दृष्टि से और देश की संस्कृति की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस कारण से जो विभाग है इंडिया में, इंडियन लेवल पर, देश के लेवल पर और स्टेट लेवल पर, तो वो जो विभाग हैं वो संरक्षण करते हैं इन सभी जगहों का जहां जहां ये ऐसे स्थान है। तो 20वीं शताब्दी में इसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातत्व सर्वेक्षण एवं संग्रहालय विभाग, ये दो विभाग हैं, ये सेंट्रल लेवल का है और ये स्टेट लेवल का है। आप इसको बहुत सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और कर्नाटक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, बस, और ज्यादा आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो एक पॉइंट तो ये हो गया इसके संरक्षण से रिलेटेड कि 20वीं शताब्दी में इंडिया लेवल पर इसका संरक्षण किसने किया। फिर है 1976 में हम्पी को भारतीय पुरातत्व, ठीक है, भारतीय पुरातत्व, अभी देखिए ये क्या है कि जो पुरातात्विक स्थल होते हैं उनको, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनको स्थानीय लेवल पर उनको महत्व का घोषित कर दिया जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं कि जिनको नेशनल लेवल पर महत्व उनको दर्शाना है तो उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। तो हम्पी को पहले स्थानीय लेवल पर घोषित किया गया कर्नाटक के द्वारा, और फिर उसका इंपॉर्टेंस जब ऐसे लगी कि ये संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया लेवल पर इसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, तो फिर 1976 में हम्पी को भारतीय पुरातत्व के द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका, इसके ठीक 10 सालों के बाद, यहां सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में, ये 1986, ये 1976, 1986 में हम्पी को यूनेस्को, एक विश्व लेवल की संस्था है, यूनेस्को द्वारा पुरातात्विक स्थानों की सूची में स्थान दिया गया या शामिल किया गया। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 3 पॉइंट है हमारे लिए। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले उसको किसने संरक्षित किया, भारतीय पुरातत्व के द्वारा, कर्नाटक विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया। फिर उसके बाद जब बहुत खुदाई और हुई तो ये समझा गया कि इसका जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो नेशनल लेवल की है, तब उसको 1976 में हम्पी को भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का, यानी कि नेशनल लेवल पर उसको संरक्षित किया जाने लगा, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोसेस होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट भेजती है कि भाई हमारे यहाँ के स्थल हैं, इनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार उसको देखती है और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है। फिर जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्थल होते हैं उनको विश्व से, जो विश्व का भी एक पुरातात्विक विभाग है, तो वो लोग जब आते हैं वो यहाँ की चीजें देखते हैं तो उनके सामने लिस्ट दी जाती है कि हमारे देश के पुरातात्विक स्थल हैं।
अगर उनको लगता है तो फिर वो उन स्थलों को वर्ल्ड लेवल पर अपनी लिस्ट में शामिल करता है। तो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इनके सन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। अब आते हैं एक, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अंकन है बाजारों का, महल का, मंदिर का, और बहुत सारे तरीकों से इतिहासकार सर्वेक्षण करते हैं, ढूंढते हैं चीजों को। उनमें से एक की बात जो हमारी बुक में की गई है उस पर हम बात करते हैं मानचित्र की, कि मानचित्र कैसे बनाए गए, किस तरीके से मानचित्र बनाए गए, कैसे ये लोग अंदर अंदर जाते हैं मानचित्र के। तो देखिए, जैसे कि ये उन्होंने एक क्षेत्र लिया, एक वर्गाकार, हालांकि ये आपके लिए क्वेश्चन के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एक पूरा एरिया उन्होंने देखा, अंकित किया कि इस एरिया का हमें सर्वेक्षण करना है, फिर उसको उन्होंने 25 भागों में बांट दिया, 25 वर्गाकार भागों में बांट दिया। तो ये 25 भागों के 25 एरिया हो गए। फिर उसके बाद एक एक वर्ग को उठाया और फिर उसको और छोटे छोटे भागों में बांट दिया, इसमें भी 25 भाग हो गए। फिर इसमें से भी एक वर्ग को उठाया और उसको और छोटे छोटे भागों में बांट दिया, और इस तरीके से अंदर अंदर जाकर के उसकी चीजें उभर के आई। जैसे कि हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप गूगल मैप को, जब आप कोई जगह गूगल मैप पर डालते हैं तो आपको वो दिखाई देती है, आसपास का एरिया उसमें दिखाई देता है। फिर आप उसको जब ब्रॉड करते चले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम जैसे जैसे उसमें ब्रॉड करते चले आते हैं और आसपास की छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे स्पॉट उसमें शो होने लगते हैं, और ब्रॉड करते हैं तो छोटी से छोटी जगह भी वहां पर स्पॉट होने लगती है। तो पहले बड़ी बड़ी जगह वहां पर स्पॉट होती है, फिर हम जैसे जैसे उसके अंदर चले जाते हैं मैप में, वैसे वैसे बहुत छोटे छोटे स्थान वहां पर डिस्प्ले होने लगते हैं। हमें पता लगने लगता है कि और नजदीक क्या है और नजदीक क्या है। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर मानचित्रकारों ने अपनाया विजयनगर साम्राज्य में जब सर्वेक्षण चल रहा था। तो उससे क्या हुआ कि जो छोटी से छोटी जगह थी, हजारों संरचनाएं यहाँ पर निकल के आई, सड़कें निकल के आई, गलियां निकल के आई, कौन सी गली कहाँ से कहाँ जाती थी, और बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए पुरातत्वविदों के, जिनसे विजयनगर का समाज और वहां की कलाकृतियां और जो भी कुछ वहां पर वो देखना चाहते थे वो सारी चीजें क्लियर हुई। तो ये विजयनगर साम्राज्य का सर्वेक्षण, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी। रिपीट, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले हमने पढ़ा कि विजयनगर में कौन कौन सी जगहों पर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 1976 और 1986 है। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। 1986 में विश्व महत्व का यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है, उसके बाद उसका मानचित्र बनाया गया और मानचित्र को इस तरीके से अंदर और छोटा छोटा करके उसका सर्वेक्षण किया गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम, ये तो हो गए हमारे स्थानों का, कैसे हम लोगों ने निरीक्षण, हमारे इतिहासकारों ने किस तरीके से स्रोत के, कैसे स्रोत उन्होंने इकट्ठा किए। अब एक बात करते हैं बाजारों की। तो बाजार का वर्णन यहाँ पर किया है, किसने किया है भाई बाजार का वर्णन? सबसे ज्यादा हमने विजयनगर में जिसके बारे में पढ़ा है वो है डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस ने बाजारों का वर्णन किया है, विजयनगर साम्राज्य के शहर के बाजार का वर्णन किया। और क्या कहता है वो? आपके लिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि विजयनगर साम्राज्य के बाजार का वर्णन किसने किया है? तो आपका आंसर है डोमिंगो पेस। अब वो कहता क्या है? वो कहता है कि यहाँ का बाजार बहुत ही सम्भरण, बहुत ही अच्छा बाजार है, सब कुछ यहाँ पर मिलता है, हर तरह का अनाज, हर तरह का गेहूं आपको यहाँ पर मिलेगा। और विजयनगर साम्राज्य का जो बाजार है उसको डोमिंगो पेस विश्व का सबसे अच्छा और बड़ा बाजार बताता है। साथ में
वो एक गली का उल्लेख करता है। डोमिंगो पेस एक गली का उल्लेख करता है। वो कहता है कि इस गली में हर तरह का हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक, मनके और पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर वस्तु जो आप खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगी। इस तरीके से डोमिंगो पेस विजयनगर साम्राज्य के बाजार का वर्णन करता है। तो उसके अनुसार बहुत बड़ा बाजार है विजयनगर साम्राज्य का। हमने एक और पढ़ा था कि इसने विजयनगर साम्राज्य को रोम से तुलना की कि वो रोम जैसा एक शहर है, वो भी पेस ने ही कहा था और बाजार का वर्णन भी पेस ने ही किया है। एंड लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, हमारे लिए विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड एक हमें मूर्ति मिली है। क्या मूर्ति मिली है? तमिलनाडु के। कहां से? यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक चीज, तमिलनाडु के चिदम्बरम से। तमिलनाडु के चिदम्बरम में हमें कृष्णदेव राय की मूर्ति मिली है। ये पूछा जा सकता है, कृष्णदेव राय की मूर्ति मिली है। आपकी बुक में मूर्ति दी गई है और उसका वर्णन भी दिया गया है। और ये मूर्ति जो है इसको डोमिंगो पेस ने, फिर से वापस पेस आ गए, तो डोमिंगो पेस ने इसको एलाबोरेट किया है। पेस ने कृष्णदेव राय के बारे में कहा। क्या कहा? ये जो पॉइंट, ये जो कथन है डोमिंगो पेस का, ये कथन आपसे पूछा जाता है पेपर में। आपको ये कथन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस राजा के लिए कहा गया है। आपकी बुक में इसका उल्लेख है और मैं भी आपको यहाँ बता देती हूँ। वो कहता है मंझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा। लिख देती हूँ, मंझला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा और चेहरे पर चेचक के दाग। ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसका है? डोमिंगो पेस का। और किसके लिए है? कृष्णदेव राय के लिए। क्वेश्चन आपके लिए कैसा बनेगा? एक क्वेश्चन आपको इस पूरे में, तमिलनाडु के चिदम्बरम में किसकी मूर्ति मिली है हमें? एक तो ये है, ठीक है, चिदम्बरम मंदिर है ये, ठीक है ना, चिदम्बरम मंदिर है, इसको याद रखिएगा, चिदम्बरम मंदिर है ये। चिदम्बरम मंदिर में हमें किसकी मूर्ति है? कृष्णदेव राय की मूर्ति मिली है। अब डोमिंगो, दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि ये जो कथन है, आपको ऐसे स्टेटमेंट आ जाएगा पेपर में, मंझला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा और चेहरे पर चेचक के दाग। ये कथन किसने किसके लिए कहा, या ये कथन किस राजा के लिए कहा गया, या ये कथन कृष्णदेव राय के लिए किसने कहा? तो इस तरीके से उलट पुलट करके क्वेश्चंस को बनाया जाता है। अगर हम अच्छे से याद कर लें तो हमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ ही आपका विजयनगर साम्राज्य का चैप्टर होता है समाप्त। पीछे आपको जो भी इसमें काल रेखा दी गई है उसको आप लोग जरूर याद करें। हर चैप्टर के लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि काल रेखा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो जो क्वेश्चन पूरे चैप्टर में कराए गए हैं, मैंने जो कराए हैं वही क्वेश्चंस पीछे भी दिए रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ अलग से भी दिया रहता है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ टाइम पीरियड आपको दिए हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपको यहाँ पर दी गई है काल रेखा में 1206 में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, बहमनी राज्य की स्थापना 1347, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना भी दी गई है
पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कब प्राप्त की गई? 1510। अब देखिए ये जो पॉइंट है हमें कहीं पर भी नहीं मिला हमारे पूरे चैप्टर में, लेकिन ये आपको काल रेखा में दिया गया है, इसलिए इसको याद करना। ये आएगा पेपर में क्योंकि है किताब में, वहां नहीं है तो यहाँ है, इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि काल रेखा से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसको जरूर हम लोग पढ़ें। उसके बाद आपको काल रेखा 2 में दिया गया है कॉलन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई? 1800 में की गई, ये तो मैंने आपको कराया है। और हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र किसके द्वारा लिए गए हैं? 1986 भी आपको दिया गया है। हम्पी की यूनेस्को द्वारा इसको पुरातत्व स्थल घोषित किया गया विश्व लेवल पर। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काल रेखा जरूर पढ़ें। बाकी सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं, इनको अच्छे से पढ़िए, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगी। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी रिपीट करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।